प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास में हम दो महत्वपूर्ण करंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि दो महत्वपूर्ण करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यकीन मानिए ये दोनों के दोनों करंट आगे आने वाली परीक्षाओं में अवश्य आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, चाहे आरपीएफ की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो, या आरओ की परीक्षा हो, या आईएएस और पीसीएस की परीक्षा हो। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो करंट की वजह से चर्चा में है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी। तो इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा और संभव हो तो अपने नोट्स पर इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्लास की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान की जो भी क्लासेस चली हैं, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखी हैं तो उसको अवश्य देख लें और जहां आपको जरूरत लगे उसको अपने नोट्स पर जरूर उतार लें। ठीक है, तो चलिए, जो पहला करंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक ही करंट है, लेकिन मैंने अलग अलग कर रखा है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी हाल ही में यानी कि दिसंबर 2024 के महीने में एक बाघ अभयारण्य चर्चा में आया। वो इसलिए चर्चा में आया क्योंकि उसे देश का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, इसलिए वो चर्चा में आया, वो वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि देश का 57वां बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक, तो नाम है इसका रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अच्छे से नाम ध्यान में रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। अब स्थिति कहाँ स्थित है, तो यहाँ राज्य अधिकतर पूछा जाता है, तो किस राज्य में स्थित है, तो रायसेन जिला, और राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो 3 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस बात की अधिसूचना जारी की गई, यानी कि अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित किया गया कि देश का 57वां बाघ अभयारण्य रातापानी बाघ अभयारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में और भी बाघ अभयारण्य है कि नहीं, तो अगर हम देखें तो सबसे अधिक बाघ अभयारण्यों की संख्या इस समय मध्य प्रदेश में ही है, और रातापानी मध्य प्रदेश का इस हिसाब से 8वां टाइगर रिजर्व बना। तो इस प्रश्न पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, देश का 57वां टाइगर रिजर्व, यानी मध्य प्रदेश में केवल बात करें तो मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां। ठीक है, तो इसके पहले यानी कि मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हैं। तो यहाँ जब ये चर्चा में आया है, यानी मध्य प्रदेश चर्चा में आया है, तो वो 8 टाइगर रिजर्व हमें ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने नाम चार्ट में रखा है, हर नाम के आगे टाइगर रिजर्व हम जोड़ लेंगे। जैसे पहला कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दूसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तीसरा पेंच टाइगर रिजर्व, चौथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पांचवा पन्ना टाइगर रिजर्व, छठवां संजय धुबरी टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य, सातवां वीरांगना दुर्गावती, और 8वां रातापानी। इन दो पे विशेष ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये नए जुड़े हैं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहेगी, तो अभी इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इतने से काम आपका चल जाएगा। अगर 57वां बाघ अभयारण्य वर्तमान में देश में अगर 57 बाघ अभयारण्य है, तो जाहिर सी बात है 56, 55, 54, 53 भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे करंट की बात करें तो दूसरा करंट इसी से ही जुड़ा हुआ है, वो है देश का 56वां बाघ अभयारण्य। तो देश का 56वां बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो नाम है इसका गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास वन्यजीव विहार और तमोर पिंगला वन्यजीव विहार, इन दोनों के क्षेत्रों को निकालकर ही ये बाघ अभयारण्य बनाया गया, इसलिए ये दो नाम इस टाइगर रिजर्व के नाम में जुड़े हुए हैं। तो देश का 56वां बाघ अभयारण्य गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। अभी स्थित कहाँ पे है, तो स्थित है छत्तीसगढ़ में। यहाँ ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इसका विस्तार मिलता है, तो इसलिए यहाँ राज्य से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, स्थित छत्तीसगढ़, और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके बाघ अभयारण्य घोषित होने की अधिसूचना 18 नवंबर 2024 को जारी की, या ये कह सकते हैं कि 18 नवंबर 2024 को, ठीक है, तमोर गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक, जैसे हमने ऊपर देखा था कि रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व, वैसे ही क्या छत्तीसगढ़ में और टाइगर रिजर्व है या ये पहला है, यहाँ ध्यान में रखिएगा ये छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य है। ठीक है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का ये चौथा बाघ अभयारण्य है, यानी कि 3 और हमें देखने होंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो पहला है वो है इंद्रावती बाघ अभयारण्य, दूसरा उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य, तीसरा अचना कमार बाघ अभयारण्य, और चौथा जो भी आपने देखा गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। ठीक है,
अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला से 2 पॉइंट और बनेंगे जो ध्यान में रखना है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, न कि बाघों की संख्या के अनुसार। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पहला और दूसरा भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ठीक है, तो देश का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश, ये देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और दूसरे स्थान पर मानस बाघ अभयारण्य असम। ठीक है, इन दोनों को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे स्थित है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मानस वाला तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो वहां इसको कई बार देखा होगा, तो यहाँ पे भी ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न बन सकता है कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, या ऐसा भी बना सकते हैं कभी हाल ही में देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किसे बनाया गया है, तब आंसर होगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। ठीक है, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, यानी हमने 57 देख लिया, 56 देख लिया, अब देखेंगे देश का 55वां बाघ अभयारण्य। ठीक है, तो यहाँ एक एक लाइन में इसको क्लियर करिए। देश का 55वां बाघ अभयारण्य है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य और ये स्थित है राजस्थान में। वैसे ही देश का 54वां बाघ अभयारण्य तो वो है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है ध्यान में रखना है। वैसे ही देश का 53वां बाघ अभयारण्य, तो देश का 53वां बाघ अभयारण्य है रानीपुर बाघ अभयारण्य और ये स्थित है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित जिले का नाम भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो। ठीक है, तो ये 57, 56, 55, 54, 53 ये लेटेस्ट हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और यहीं पे मौखिक के मैं आपको बता देता हूं, कभी अगर पूछे कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है तो ध्यान रखिएगा कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व है, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, संख्या के मामले में देखें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। दूसरे महत्वपूर्ण करंट की बात करें तो दूसरा अपना जो करंट है वो है भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ। आगे मैंने वर्ष लिख दिया है 2024, यानी संविधान पे अगर हम दृष्टिपात करें तो 1/3 हमको मिलती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। बस ध्यान क्या रखना है कि लागू नहीं किया गया। हाँ, कुछ अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए, लेकिन संपूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और ये करंट उसी से रिलेटेड है, यानी भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ, यानी 26 नवंबर 1949 के संदर्भ में ही हमको देखना है कि 75 वर्ष कब पूरे हुए। तो ध्यान रखिए कि 26 नवंबर 2024 को संविधान अंगीकरण यानी संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, ये पहले से क्वेश्चन बनना ही है और आगे जब आप पेपर देंगे तो वहां ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई गई। ठीक है, तो वहां पे 23, 24, 25, 26 ऐसे करके ऑप्शन सेट होंगे। अगला पॉइंट इसमें देखिए, अब ये 75वीं वर्षगांठ 2024 को मनाई गई, तो क्या इस संदर्भ में कोई प्रोग्राम हुआ या किसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ? तो वहां पे ध्यान रखिए कि इस अवसर पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान, ठीक है, के तहत वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की गई। ठीक, तो संविधान अपनाने के 75 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए सरकार ने निर्णय किया गया है कि 1 वर्ष तक, ठीक है, ये समारोह मनाया जाएगा। और ये समारोह जिसके तहत मनाया जाएगा वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान। ठीक है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत पूरे 1 वर्ष तक हम इस संविधान अंगीकरण की तिथि को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, अब वर्ष भर चलने वाला ये जो समारोह है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, और कहाँ किया? तो संविधान सदन। तो संविधान सदन ध्यान में रख लीजिएगा कि जो पुराना संसद भवन है, अब तो नए संसद भवन में बैठकें होने लगी हैं, लेकिन पुराना संसद भवन है तो पुराने संसद भवन को नाम दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, कि केंद्रीय कक्ष से किया। तो ठीक, तो संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर जो साल भर चलने वाला उत्सव है उसका प्रारंभ द्रौपदी मुर्मू जी ने पुराने संविधान भवन से यानी संविधान सदन से वहां स्थित केंद्रीय कक्ष से इसका शुभारंभ किया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ध्यान में रखिएगा कि इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण
बात हुई वो बात यह है कि संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। ठीक है, तो संविधान की मूल भाषा है अंग्रेजी और मूल संविधान हस्तलिखित था। ठीक है, आगे चल के उसको हिंदी में हस्तलिखित किया गया, फिर अन्य भाषाओं में भी हस्तलिखित किया गया, अन्य भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेट हुआ। वैसे ही इस बार हम ये देख रहे हैं कि संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। मतलब निर्माण का मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि मैथिली और संस्कृत भाषा में लिखा गया या उसका अनुवाद किया गया और उसका विमोचन किया गया 26 नवंबर 2024 को। ठीक है, अब संविधान दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो संविधान दिवस 2024 की थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, आगे ध्यान में रखिएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ 24 जनवरी 2024 से। इस तिथि पे भी ध्यान में रखिएगा, अगर संविधान के साथ हम इस तिथि को जोड़ें 24 जनवरी 2024 को, तो हम क्या देखते हैं कि 24 जनवरी 2050 में 50 के दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट विशेष इसलिए है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान ये इसकी शुरुआत हुई 24 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो ये पूछेगा कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान रखिए कि संविधान दिवस तो मनाया जा रहा है, तो पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो पहला संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2015 को। ठीक है, और इस संदर्भ में एक अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई, वो प्रकाशित हुई 19 नवंबर 2015 को। भारत के राजपत्र में ये अधिसूचित किया गया कि आने वाले प्रत्येक 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस संदर्भ में 24 नवंबर इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस के रूप में 10वां संविधान दिवस था। और यहीं पे एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि जब संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस नहीं घोषित किया गया था, तो उसके पहले 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे, विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आज भी अब 26 नवंबर को 2 दिवस के रूप में हम इसको घोषित कर सकते हैं, एक तो संविधान दिवस, दूसरा विधि दिवस। ठीक है, इसलिए मैंने आखिरी में था और है दोनों शब्द लगाया है। तो अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा था, ठीक है, कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो दोनों को जोड़ के रखना है। 26 नवंबर ही है तिथि, पहले हम उसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे और अब हम 26 नवंबर को विधि दिवस और संविधान दिवस दोनों रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की आपकी आज की क्लास रही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। संविधान की क्लास की बात करें तो कल हम लोग जिस अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं, यानी कि हम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं 108 तक, 108 के आगे की क्लास बढ़ाएंगे, यानी 109 देखेंगे, 110 देखेंगे। उन दोनों को एक साथ देखना होगा आपको, 11, 12। ठीक है, तो संविधान भी आप तैयार करते चलिए, क्योंकि प्रश्न अब वो नहीं बन रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। यानी कि अगर 5 प्रश्न अगर संविधान से पूछे गए तो 2 कॉमन प्रश्न होंगे जो अभी आप पढ़ रहे हैं और 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो ऐसे ही क्लासेस से आपको मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी समझ जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।